हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे 8 मनके और अस्थियों वाले चैप्टर के बारे में। इसका ये बेसिकली 5वां पार्ट होगा। 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना। अब दोस्तों देखो, आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब तक ही बहुत कुछ जान लिया, ये समझ लिया होगा कि कैसे चीज़ें पता चलती हैं। इतना सब कुछ जान लिया। 2-3 टॉपिक और दोस्तों बचे हुए जो आखिरी टॉपिक हैं, इसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, यकीन मानो। तो आज के इस वीडियो में हमें क्या समझना है, देखो हमने इनके सारी चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन अभी तक कि हमने इनके मोहरों के बारे में बात नहीं करी है, हमने इनकी लिपि के बारे में बात नहीं करी है, बांट के बारे में बात नहीं करी है, इनके शासकों के बारे में बात नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और इसके बाद में हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे इनका ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो खत्म हो गई, फिर उसके बाद में कैसे सभ्यता की खोज करी गई। तो यानी कि ये 5वां पार्ट है, एक और पार्ट आएगा 6ठा, और ये जो चैप्टर है आपका दोस्तों वो हो जाएगा एंड। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोहरों के बारे में। देखो मोहरें जो थी ना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष, सबसे प्रमुख, सर्वोत्तम कलाकृतियां थी। कहने का मतलब है कि देखो इनके यहाँ पर सारे प्रकार के बर्तन या फिर इनके यहाँ पर कुछ और खास प्रकार के रोड, मकान, रोड नहीं बेसिकली सड़कें, मकान, नालियाँ इत्यादि सब कुछ पाया गया, सब कुछ खास है। लेकिन जो इनकी मोहरें थी ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खास थी। रीज़न, मोहरों पर ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये लोग चित्र बनाया करते थे, जैसे कि एक सिंगी सांड बनाते थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रिय था, आप इस वाली मोहर में देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये लोग भैंस, बाघ, बकरी, हाथी जैसे खूब सारे चित्र भी जो है मोहरों पर बनाया करते थे। अच्छा, मोहरों का प्रयोग ना कई तरीके से अपनी पहचान बताने के लिए ये लोग जो है किया करते थे। जैसे कि आप ऐसे उदाहरण के लिए समझो कि अगर किसी एक सामान को यहाँ से लेकर के वहाँ तक लेकर के जाना है, तो आजकल तो हमारे यहाँ पर सील होती है या फिर टेप होता है, हम लोग दोस्तों टेप से उसको सील पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद में उसको जो है सामान को पार्सल करते भेजते हैं, और वो सामान वैसा ही पहुँचता है, और सुरक्षा की गारंटी होती है वो सील कि उस सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। एग्जैक्टली यहाँ पर भी दोस्तों जो मोहरें हुआ करती थी वो इसी प्रकार की सुरक्षा की एक गारंटी हुआ करती थी। जैसे कि किसी थैले में कोई सामान भरा और उसको जो है बंद कर दिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी लेप दी, ठीक है। जब मिट्टी लेप दी तो दोस्तों उस पर कई सारी मोहरें बना दी, ठीक है, उनकी छाप दी जाती थी। तो इससे ये पता चलता था कि रास्ते में उस थैले के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये अलग अलग तरीके की मोहरें जो थी ना दोस्तों, ये कई संख्याओं में होती थी। जैसे कि किसी थैले पर 5 मोहरें लगा दी, किसी थैले पर 3 मोहरें लगा दी, या 2 मोहरें लगा दी, और जिस व्यक्ति को सामान भेजा जा रहा होता था उसको पता होता था कि कितनी और कौन कौन सी मोहरें जो है लग करके आने वाली हैं, और हर मोहर की एक विशेष पहचान हुआ करती थी। बेसिकली उस पर कुछ लिखा होगा सांकेतिक भाषा में, जैसे जो चित्रकार लिपि थी उस लिपि में भी थोड़ा बहुत लिखा रहता था, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो लेख लिखते थे ये लोग मोहरों पर, छोटा मोटा ऐसे लेख लिख दिया करते थे। तो वो जो लेख है ना, उसके जरिए लोग पता कर लेते होंगे कि ये जो सामान है वो कहाँ से आया हुआ है, या फिर सामान सही सुरक्षित पहुँच गया या नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों मोहरें जो थी ना, वो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थी, ठीक है। तो बेसिकली मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। इस बात को आप याद रखेंगे कि मोहरों का प्रयोग संपर्कों को, एक दूसरे से जो रिलेशंस है ना वो अच्छे से बनाए रखने के लिए किया जाता होगा, लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसके बाद में हमने बात करी लघु लेख के बारे में। दोस्तों लघु लेख का मतलब होता है छोटे छोटे लेख। तो लेख ये लोग लिखते किससे थे, इस चीज को ना आपको समझना जरूरी है। तो इनके यहाँ पर जो दोस्तों लिपि चलती थी वो थी रहस्यमयी लिपि। रहस्यमयी कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि देखो 1853 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की जो कलाकृति थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था वो दोस्तों हमारे सामने आई, लेकिन ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चल पाया। बट 1923 तक में पूरी की पूरी जो इनकी लिपि थी, पूरे के पूरे शब्दावली, वो सब कुछ हमारे सामने आ गई, जहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हमें पता चल गया कि कितने अक्षर इनके में हुआ करते थे, या फिर कितनी प्रकार से ये लोग लिखते थे। तो बेसिकली कुछ खास बातें हैं जो आप समझो इसके इनके लिखने में। सबसे पहली चीज़ तो जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्रकार थी, जिसके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि बेसिकली बड़े ही आड़े टेढ़े चित्र बनाए जाते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि ये लोग जो है ज़्यादा नहीं लिखते थे, छोटे छोटे लेख लिखा करते थे। जैसे कहीं पर छोटा सा मैसेज लिख दिया और एक पंक्ति में ही कुछ बातें लिख देते थे। ज़्यादातर एक पंक्ति की ही अभिलेख या फिर जो भी चीज़ें हमको मिली हैं वो एक पंक्ति से ज़्यादा की नहीं मिली हैं। दूसरी चीज़ जो है आपको समझनी है कि इनके यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ABCD में 26 अक्षर होते हैं दोस्तों। ऐसे छोटा बड़ा में अगर आप देखेंगे तो 48 या फिर आप 53 मान लें। तो ऐसे ही यहाँ पर 375 से लेकर के 400 चित्रात्मक चिन्ह जो हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 375 से 450 तक में चित्रात्मक लिपि थी, अक्षर थे जो ये लोग किसी भी अभिलेख पर या फिर किसी भी चीज़ पर छापा करते होंगे। और सबसे खास बात,
वो ये थी कि ये लोग दाईं ओर से लिखते थे। अब ये पता कैसे चला, आप कहेंगे कि भाई कैसे पता चला कि कोई जो लेख है वो दाईं ओर से लिखा जाता है कि बाईं ओर से। तो इसको लिखना बहुत, देखो इसको जानना बहुत सिंपल है। क्या करोगे, आप अपनी कॉपी उठा करके देखो और ये समझ पाओगे कि आपका जो लिखने का तरीका है ना, मतलब जहाँ से आप लिखना शुरू करते हो वो तो एक बराबर सारी लाइनें जाएंगी, लेकिन जहाँ पर आपकी हर लाइन ख़त्म होती है, कोई यहाँ तक जाएगी तो कोई यहाँ तक जाएगी तो कोई यहाँ तक जाएगी, है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम लोग हमेशा बाईं तरफ में काफ़ी ज़्यादा हाशिया छोड़ देते हैं और सारे अक्षर उसी के नीचे से, यानी कि हर लाइन वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा लिखने का जो तरीका है दोस्तों, वो बाईं तरफ पूरा स्पेस खाली रहता है, बट इनके यहाँ पर दाईं तरफ में पूरा स्पेस खाली रहता था। मतलब ये लोग उल्टा लिखा करते थे और जो लेफ्ट साइड का पार्ट था वहाँ पर कोई लाइन जो है पूरी टच हो रही थी तो कोई लाइन बिल्कुल टच नहीं हो रही थी। तो इससे पता चलता था कि इन लोगों ने दाईं ओर से बाईं ओर लिखना शुरू किया था, जैसे उर्दू में लिखा जाता है उस तरीके से। तो दोस्तों ये तो हो गई लिपि। अब हम लोग ये समझते हैं कि इनकी लिपियाँ मिली कहाँ पर। इनकी लिपियाँ ना कई जगहों पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनके बर्तन, मृत भांड या फिर कोई और, जैसे छड़, कोई शीशा, कोई मोहरे, या फिर कई दोस्तों ऐसी जगह थी जहाँ पर इनकी लिपि हमें देखने को मिली। हमने उनको पढ़ने की प्रयत्न किए, कोशिश करें, मगर हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए, इसीलिए हमने नाम दे दिया एक रहस्यमयी लिपि, ठीक है, मिस्ट्री। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नापने जोखने के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर शहर होगा तो भाई सामान लेना देना होगा, फिर उसको तोलना भी होगा, क्योंकि शहर में घट तोली ज़्यादा होती रहती है और भरोसा जो होता है किसी पर होता नहीं है जल्दी, तो ऐसे में तोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इनके यहाँ पर भी तोलने के लिए दोस्तों बाटों का प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ पर भी बाट होते हैं, जैसे छोटा वाला बाट अगर आप देखोगे तो मिनिमम आपको 1 ग्राम का, फिर 2 ग्राम का, फिर 5 ग्राम का, फिर 10, फिर 20, ऐसे ही 50, 100 और 25 ग्राम का भी रहता है, ठीक है। फिर 100 के बाद में 200 ग्राम का, फिर सीधे 500 ग्राम का, फिर 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, ऐसे बहुत सारे बाट होते हैं दोस्तों। ये अपने यहाँ पर बाट रहता है ना। तो अभी हम लोगों के यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर ऐसे बाट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक निचली मापदंड हो गई, जैसे कि अपना ग्राम वाला हो गया और 1 किलो वाला हो गया। ऐसे इनके यहाँ पर द्विआधारी, मतलब 2 बाट थे, एक निचली मानदंड थी, एक ऊपरी मानदंड थी, ठीक है। तो जो निचली मानदंड थी वो दोस्तों द्विआधारी हुआ करती थी, और जो ऊपरी मानदंड बाट की प्रणाली थी ना, वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अच्छा, एक और बात आपको समझनी है कि तोल में ना ये लोग 16 के अपवर्तकों का प्रयोग लेते थे। 16 के अपवर्तकों का मतलब हो गया जैसे कि सबसे छोटा तोला जो हो गया वो 16 ग्राम का हो या 16 आने का हो या कुछ भी आप समझ लो, बस 16 यूनिट यहाँ पर लगी रहती थी। तो 16 हो गया, फिर उसके बाद में 64, 160, 32, 640, इस तरीके से आगे ये काफ़ी आगे 12,800 तक में जाता है, और भी बड़े नंबर हो सकते थे। तो ऐसे करके इनके यहाँ पर तोलने के लिए जो बाट है वो प्रयुक्त में लिए जाते थे। अच्छा, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर भी 16 आना, 8 आना जो है वो अभी भी चलता रहा है बहुत लंबे समय तक। एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि जो 1 रुपये होता है ना उसको बोलते हैं 16 आना। और उससे पहले जो दोस्तों अठन्नी चलती थी, आप में से किस किस ने अठन्नी अगर देखी है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके पास है, आपने देखी है भैया। अठन्नी के पहले चवन्नी भी चलती थी। तो जो चवन्नी होती थी दोस्तों, उसको चवन्नी इसीलिए कहते थे क्योंकि वो 4 आना होती थी। अठन्नी को 8 आना कहते हैं और 1 रुपये को 16 आना कहते हैं। और उसके बाद में जो आगे के नंबर बढ़ते जाएंगे वो इसी आधारित पर, मतलब इसी आधार पर प्रयोग में लिए जाते थे। फिर इनके यहाँ पर बाँट तो आपने समझ लिए। अब ये देखते हैं कि ये लोग बाँट बनाते किससे थे। तो दोस्तों बाँट ना इनके यहाँ पर कई प्रकार से जो है बनाए जाते थे, लेकिन बेसिकली जो बाँट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बाँट जो इनके यहाँ पर चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है कि इनके यहाँ पर जो है बाँट तोलने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे, तो छड़े जो थी वो नापने जोखने के लिए प्रयोग में ली जाती थी। हमारे यहाँ पर होते हैं ना फीता, इंची टेप, स्केल और मेजरमेंट, मतलब ऐसे लंबाई नापने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इनके यहाँ पर कुछ छड़े हुआ करती थी, जैसे अपने यहाँ होता नहीं है कपड़े नापने के लिए, जब आप कपड़ा कभी शॉप से खरीदने जाओ तो एक छड़ रहती है उसके पास में, तो उससे कपड़ा नाप के फिर उसको मोड़ मार के काट देते हैं। तो ऐसे ही छड़ दोस्तों इनके यहाँ से प्राप्त हुई है, जिस पर ऐसे निशान लगे हुए हैं नापने जोखने वाले, ठीक है। कांसे की छड़े प्राप्त हुई हैं यहाँ से, और तो और धातु के बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि धातु यानी कि कोई वो मेटल के बने रहे होंगे, तो वो जो पलड़े हैं उनसे पता चलता है कि भाई बाँटों का प्रयोग जो है तोलने के लिए किया जाता था, और उन पलड़ों को तराजू बना करके यूज में लिया जाता था। तो कुल मिलाकर के आप देख लो कि कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं यहाँ के लोग। कांसे के डंडे जो हैं वो नापने वाले प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने तीनों चीज़ों के बारे में बात करी, जहाँ पर हमने बात करी मोहरों के बारे में, रहस्यमय लिपि के बारे में, बाँट के बारे में, छड़ों के बारे में। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बस इतने ही पॉइंट याद रखने और एक्स्ट्रा कुछ भी याद करना और लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे।
अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनके प्राचीन सत्ता के बारे में कि यहाँ पर किस प्रकार की सत्ता जो थी वो विद्यमान थी। लेकिन अगर आप ना सत्ता को पढ़ने से पहले एक चीज़ सोचो कि आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है दोस्तों, इतनी ज़्यादा विकसित, इतनी शहरीकरण, इतनी सही तरीके से बसी हुई सभ्यता, तो वहाँ पर आप ना थोड़ा सा अगर सोचोगे तो दिमाग लगाओगे तो आपको ना हैरानी होगी कि इतना ज़्यादा कुछ बिना राजा के तो होना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर कोई एक बड़ा सा संगठन रहा होगा, समुदाय रहा होगा जो इस पूरी कम्युनिटी को चलाता होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग ना कुछ तर्क निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शासक थे कि नहीं थे, राजा थे कि नहीं थे। लेकिन उससे पहले तर्क क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर कुछ जो अनुमान हैं वो क्या लगा जा रहे हैं कि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा कठिन और जटिल फैसले लिए जाते थे। आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कठिन और जटिल फैसले लेने का मतलब है दोस्तों जैसे सभी जगह पर समान अनुपात की ईंटें देखने को मिलती हैं। अगर आप गुजरात से लेकर के कश्मीर तक देखोगे ना तो हर जगह पर ईंटें एक बराबर एक साइज की देखने को मिलती हैं, जबकि उनका उत्पादन केंद्र कोई एक था ही नहीं। उत्पादन केंद्र एक का मतलब है कि वो एक ही जगह पर तो बनती नहीं थी, अलग अलग जगहों पर बनती थी, तो वो एक ही साइज की क्यों बनने को मिली। हो सकता है वहाँ पर कोई एक ऐसा शासक रहा होगा जिसने बताया होगा या तर्क दिया होगा कि इसी हिसाब की ईंटें बननी चाहिए सारी, तो दोस्तों सभी लोग उसी नाप की जो ईंटें थी वो बनाया करते थे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मोहरें देखने को मिली हैं, जो भी मोहरें देखने को मिली सभी एक प्रकार की थी, बाँट भी सारे एक प्रकार के ही थे, ईंटों में तो समरूपता थी ही थी। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो शासक रहे ही होंगे। और भी कुछ पॉइंट हैं जैसे कि आवश्यकता अनुसार बस्तियां बसाई जाती थी। आवश्यकता अनुसार बस्तियां बसाने का मतलब है कि जिस जगह पर जो कच्चा माल उपलब्ध होगा दोस्तों वहाँ पर वैसे ही बस्तियां बस जाती थी। तो हो सकता है कि किसी शासक ने ये आदेश दिया हो कि चलो वहाँ पर बस्तियां बसाते बिकॉज वहाँ पर ये वाला कच्चा माल उपलब्ध है। तो इस प्रकार से अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि हाँ शासक तो यहाँ पर रह ही होंगे, है ना। एक सबसे ज़्यादा जरूरी बात है दोस्तों वो है श्रम को संगठित करना। श्रम को संगठित करने का मतलब है ना, जैसे हम लोग अपने मोहल्ले में अगर कोई काम करना चाहें दोस्तों, ऊपर से कोई हमारे किसी ने आदेश नहीं दिया, बस मैं चाहता हूं कि हम सारे पूरे लोग मोहल्ले के जितने भी हैं गली मोहल्ले के अपने पूरे मोहल्ले को एकदम से साफ कर दें, इसकी जो रोड है वो अच्छी बनवा दें, और हम ही लोग थोड़ा थोड़ा रुपया मिला करके जो है रोड को एकदम चकाचक बना देते हैं, अच्छा कर देते हैं। तो आप ना ऐसा करके देखने की कोशिश करना, आप अपने मोहल्ले वासियों को इकट्ठा करो, मैं अपने मोहल्ले वासियों को इकट्ठा करूँगा, और फिर देखूंगा कि कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहा। सारे लोग कहेंगे अच्छा मेरे पास तो टाइम नहीं है, कोई बोलेगा पैसे नहीं है, कोई बोलेगा मेहनत नहीं कर सकता, कोई बोलेगा हम बीमार हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ एक जैसा कैसे था, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग अपने मन से करने लग गए हो, नहीं किया होगा किसी ने। तो यहाँ पर कोई एक शासक रहा होगा जिसने दोस्तों आदेश दिया होगा, या फिर मजदूरों को इकट्ठा करा होगा, उनको आदेश दे करके काम कराया होगा, तभी वो काम जो है सारे पॉसिबल हुए हैं। जैसे कि गलियाँ, सड़कें, नालियाँ, और जो है मकान, भवन, और भी कई सारी चीज़ों का निर्माण करना, ईंटों का निर्माण करना। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर शासक थे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। एक ना बड़ा सा महल जैसी कोई आकृति देखने को मिली है, ईंटों का ढांचा देखने को मिला है। हालांकि वो महल नहीं था, महल था कि नहीं था इस बात पर हमारे पास में साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य कैसे नहीं है कि वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, लेकिन वो महल जैसी आकृति देखने को मिली है, तो उसका नाम रखा गया प्रासाद। तो प्रासाद तो है मगर साक्ष्य नहीं है कि वो सच में था कि नहीं था, तो अनुमान लगा लो कि हाँ वही हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक पुरोहित राजा की मूर्ति देखने को मिली। अब वो पुरोहित राजा की ही मूर्ति थी कि नहीं थी ये कंफर्म नहीं है, बट वो देखो मूर्ति थी थोड़ी स्पेशल सी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो मूर्ति है दोस्तों ये अभी तक नहीं पता है कि किसकी मूर्ति थी, तो बेसिकली हमने इनको पुरोहित राजा की मूर्ति मान ली। और पुरोहित राजा ही क्यों, देखो जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको ऐसा लगता था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना ये मेसोपोटामिया की समकालीन है। तो मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा थे, तो जैसे वहाँ पर होंगे वैसे ही यहाँ पर भी होंगे। तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो है पुरातत्वविदों ने इनको भी पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी कि ये पुरोहित राजा थे और इन्हीं के द्वारा जो शासन चलता था। लेकिन इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो बस ये एक अनुमान मात्र है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ना थोड़े अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ पुरातत्वविद हैं जो बोलते हैं यहाँ पर शासक नहीं हुआ करते थे, सारे लोग जो थे समाज के वो सारे एक साथ थे, एक जैसे लोग थे, एक समान रूप से कार्य करते थे और समान उनकी जो है हैसियत हुआ करती थी। तो कई सारे जो पुरातत्वविद है दोस्तों वो ऐसा तर्क देते हैं, जबकि वहाँ पर कुछ और भी पुरातत्वविद हैं जो इतिहासकार है दोस्तों वो तर्क देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो कई सारे शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो का अलग शासक था, और जो हड़प्पा संस्कृति है दोस्तों, हड़प्पा जो शहर था उनका अलग था। ऐसे ही जितने भी नागेश्वर, बालाकोट या फिर चंद्रोड़ो, सभी जगहों पर अलग अलग शासक हुआ करते थे। कई शासक थे, एक शासक नहीं था बेसिकली।
तो ये तर्क भी सामने आ जाता है। लेकिन फिर एक तर्क खारिज करता है इनको कि भाई अगर कई सारे शासक थे तो फिर मोहरे जो हैं, जो ईंटें हैं, इन सब का एक जैसा होना कैसे पॉसिबल है। भाई अगर अलग अलग शासक है, अलग अलग लोग रह रहे हैं तो वो अपनी अपनी थिंकिंग अपनाएंगे। तो इस हिसाब से कई और भी तर्क बनते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा तर्क है वो ये है कि पूरे समाज का एक ही शासक रहा होगा, चाहे शहर कोई भी हो, हड़प्पा सभ्यता हो, मतलब हड़प्पा शहर हो या फिर मोहनजोदड़ो हो या फिर कोई भी शहर रहा हो, सभी जगहों को मिला करके एक ही शासक रहा होगा। खैर जो भी है दोस्तों, हमें ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर शासक तो होंगे। ऐसे में दोस्तों अलग अलग पुरातत्वविदों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन कौन सा विचार एकदम परफेक्ट है ये बात तो हमको पता नहीं है। खैर आपको जो है एग्जाम में जितना भी लिखना है या जो समझना है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। इस पर हम लोग कभी डिटेल से और भी वीडियोस बनाएंगे, बात करेंगे हर एक टॉपिक पर। तब अगर आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगी तो मैं खूब सारा बताऊँगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस लेक्चर लिखना ना भूलें, मुझे पता चले कि आप ये वीडियो पूरा देखते भी हैं या फिर नहीं देखते हैं। साथ ही में इसका जो अगला पार्ट होगा दोस्तों वो कल इसी टाइम पर अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अपना व्हाट्सअप जो स्टेटस है वो ज़रूर लगाएं मेरी वीडियो को, ताकि आपके जो क्लासमेट हैं वो देख पाएँ मुझे थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।